नमस्कार। आज हम शरीर की एक बहुत ही खास प्रणाली पर बात करने वाले हैं। अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम। सुना तो होगा ही। हाँ, बिल्कुल। ये हमारे शरीर का अपना कह सकते हैं अंदरूनी केमिकल मैसेजिंग नेटवर्क है। केमिकल मैसेजिंग नेटवर्क। अच्छा। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये पूरा सिस्टम ग्रंथियों, ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाले केमिकल्स, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, उनका एक तरह का जाल है। और यही हार्मोन्स शरीर के बहुत सारे अहम कामों को चुपचाप पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं। अच्छा। तो आज का हमारा इरादा यही है कि हम समझें कि ये ग्रंथियां, ये ग्लैंड्स काम कैसे करती हैं, और ये भी कि ये हार्मोन्स जो हैं ये शरीर के अलग अलग हिस्सों तक अपनी बात, अपना संदेश कैसे पहुंचाते हैं और क्या करवाते हैं उनसे। और देखिए, इसकी सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये ज्यादातर नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स। डक्टलेस मतलब कोई पाइपलाइन नहीं। हाँ, बिल्कुल। कोई नली या डक्ट नहीं होती इनमें। ये अपने केमिकल संदेश मतलब हॉर्मोन्स सीधे खून में छोड़ देती हैं, एकदम डायरेक्ट। ओह। और फिर खून इन्हें पूरे शरीर में घुमाता है, और जहां इनकी जरूरत होती है वहां ये अपना काम करते हैं। अरे वाह, ये तो शरीर के अंदर का अपना वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। कमाल है। हाँ, कह सकते हैं। तो चलिए आज इसी अंदरूनी दुनिया की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये ग्रंथियां कितने तरह की होती हैं, और कुछ जो सबसे अहम ग्रंथियां हैं और उनके हार्मोन्स वो शरीर पर क्या-क्या असर डालते हैं। देखिए, शरीर में अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 3 तरह की ग्रंथियां मिलती हैं। पहली होती हैं बहिर्स्त्रावी, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन जैसे। जैसे अपनी पसीने की ग्रंथियां हैं, या मुंह में लार बनाने वाली ग्रंथियां। ये अपना जो भी पदार्थ बनाती हैं उसे नलियों यानी डक्ट्स के जरिए या तो शरीर की सतह पर भेजती हैं, जैसे पसीना, या फिर किसी अंग के अंदर, जैसे पाचन वाले एंजाइम। अच्छा, इनमें नलियां होती हैं, समझा। बिल्कुल। और दूसरी हैं वो जिनकी हम आज खास बात कर रहे हैं, अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ, ये वाले डक्टलेस है ना। एग्जैक्टली ये नलिका विहीन है। ये हार्मोन्स बनाती हैं और सीधा खून में डाल देती हैं, जैसे पिट्यूटरी है, थायराइड है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, ये सब इसी में आती हैं। और तीसरी कौन सी है? और तीसरी होती हैं मिश्रित ग्रंथियां, हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स। इनमें दोनों तरह के गुण होते हैं। ये एक्सोक्राइन भी होती हैं और एंडोक्राइन भी। अच्छा, मिक्स वाले? कोई उदाहरण? सबसे बढ़िया उदाहरण है अग्न्याशय, मतलब पैंक्रियस। वो पाचन के लिए एंजाइम भी बनाता है जो नलियों से छोटी आंत में जाते हैं। ये हो गया उसका एक्सोक्राइन काम। और साथ ही वो खून में इंसुलिन और ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन भी छोड़ता है। ये हो गया उसका एंडोक्राइन काम। ओह, पैनक्रियास मतलब दोनों काम करता है। ये तो दिलचस्प है। अच्छा, तो ये हार्मोन्स जो सीधे खून में जाते हैं, ये असल में हैं क्या, मतलब केमिकल लेवल पर? शोध बताते हैं कि ये केमिकल मैसेंजर हैं। हाँ, सही। ये केमिकल संदेशवाहक हैं। खून के साथ बहकर अपने टारगेट अंगों या कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और उन्हें एक स्पेसिफिक काम करने का सिग्नल देते हैं। और इनकी बनावट भी अलग-अलग होती है। ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हों। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कुछ अलग अलग तरह के होते हैं ना। हाँ, अगर हम मोटे तौर पर देखें तो उनकी रासायनिक बनावट के आधार पर उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं। जैसे कुछ अमीनो एसिड से बनते हैं, छोटे-छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से। अमीनो एसिड वाले जैसे कौन से? जैसे एड्रेनालिन है जो स्ट्रेस में निकलता है, या थायराइड हार्मोन, ये अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। फिर कुछ होते हैं जो छोटे प्रोटीन जैसे होते हैं, उन्हें पेप्टाइड हार्मोन कहते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, हाँ सुना है। और बड़े प्रोटीन वाले भी होते हैं। बिल्कुल। कुछ हार्मोन्स बड़े प्रोटीन होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो बढ़ने में मदद करता है, या इंसुलिन जो शुगर कंट्रोल करता है। अच्छा, और एक और कैटेगरी होती है शायद स्टीरॉयड वाली, वो फैट से बनती है। हाँ, बिल्कुल सही। स्टेरॉयड हार्मोन्स ये वसा यानी लिपिड्स से बनते हैं। जैसे हमारे सेक्स हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले कुछ हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल। और इनकी ये अलग-अलग बनावट ही तय करती है कि ये कोशिकाओं के साथ कैसे इंटरैक्ट करेंगे, उन पर कैसे असर डालेंगे। ये तो काफी विविधता हो गई, मतलब काम के हिसाब से केमिकल स्ट्रक्चर। एग्जैक्टली इसी वजह से ये इतने अलग-अलग काम कर पाते हैं। तो चलिए अब कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों पर एक-एक करके नजर डालते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, शुरू कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं मास्टर ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये दिमाग के ठीक नीचे बेस पर होती है, छोटी सी होती है, मटर के दाने जितनी। मास्टर ग्लैंड, नाम सी लग रहा है कि ये बाकी ग्रंथियों को कंट्रोल करती होगी, बॉस जैसी। हाँ, काफी हद तक। इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं।
इसके भी दो मुख्य भाग होते हैं। एक सामने वाला हिस्सा जिसे अग्रपाली या एंटीरियर लोब कहते हैं। ये कई बहुत जरूरी हार्मोन बनाता है। जैसे एक है ग्रोथ हार्मोन GH, जैसा नाम वैसा काम, शरीर की ग्रोथ, विकास और मरम्मत के लिए जरूरी है। अच्छा, बच्चों की हाइट वगैरह इसी पर निर्भर करती होगी। हाँ, मुख्य रूप से। और यहीं से मतलब एंटीरियर लोब से ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH भी निकलता है। ये क्या करता है? ये गले में जो थायराइड ग्रंथि है उसे सिग्नल भेजता है कि भाई तुम अपना काम करो, अपने हार्मोन बनाओ। यानी पिट्यूटरी थायराइड को जगाता है। बिल्कुल। इसी तरह एक और हार्मोन है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ये किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्रंथि बैठी है उसके बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स को हार्मोन बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। बाप रे, ये तो सच में सबको ऑर्डर दे रही है। हाँ, और सुनिए, पिट्यूटरी का ये सामने वाला हिस्सा हमारी प्रजनन प्रणाली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। दो हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। ये दोनों पुरुषों में स्पर्म और महिलाओं में एग बनाने में मदद करते हैं। साथ ही सेक्स हार्मोन्स के निकलने को भी कंट्रोल करते हैं। महिलाओं में LH ओव्यूलेशन यानी अंडा निकलने की प्रक्रिया भी करवाता है। ओह, तो रिप्रोडक्शन में भी उसका बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। और एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये भी यहीं से आता है। ये महिलाओं में स्तन ग्रंथियों के विकास और डिलीवरी के बाद दूध बनने, लैक्टेशन के लिए जरूरी है। ये तो हुई सामने वाले हिस्से की बात, एंटीरियर लोब। पिट्यूटरी का जो पिछला हिस्सा है, पोस्टीरियर लोब, वो क्या करता है? अब ये देखिए, ये एक मजेदार बात है। पिट्यूटरी का पिछला हिस्सा पोस्टीरियर लोब खुद कोई हार्मोन बनाता नहीं है। बनाता नहीं है? फिर वो असल में दिमाग का ही एक हिस्सा है, हाइपोथैलेमस। वहां बने दो हार्मोन्स को सिर्फ स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ती है तो उन्हें खून में छोड़ देता है। अच्छा, ये तो स्टोर रूम जैसा हुआ। कौन से हार्मोन स्टोर करता है ये? एक है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, जिसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। इसका मुख्य काम है शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखना। ये किडनी को बताता है कि पानी बचाना है या निकालना है। इससे ब्लड प्रेशर पर भी असर पड़ता है। पानी का बैलेंस, ओके। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। इसका नाम तो काफी लोग जानते होंगे आजकल, लव हार्मोन भी कहते हैं। हाँ, सुना है। इसका काम क्या है? स्रोत बताते हैं कि ये बच्चे के जन्म के समय काम आता है। बिल्कुल। ये बच्चे के जन्म के समय गर्भाशय यानी यूटेरस में संकुचन कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है, जिससे डिलीवरी में मदद मिलती है। और बाद में ये स्तन ग्रंथियों से दूध निकलने, मिल्क इजेक्शन को भी प्रेरित करता है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये छोटी सी पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के कितने सारे बड़े बड़े कामों को रेगुलेट कर रही है। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस से निपटना, पानी का बैलेंस, रिप्रोडक्शन। वाकई में मास्टर ग्लैंड है। सच में कमाल की ग्रंथि है ये। चले अब उस ग्रंथि पर आते हैं जिसे पिट्यूटरी से सिग्नल मिलता है, थायराइड। ये गले में होती है, सामने की तरफ, तितली जैसी शेप की। इसका क्या मेन काम है? थायराइड ग्रंथि का मुख्य काम है शरीर की ऊर्जा खपत की दर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को कंट्रोल करना। मतलब हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी इस्तेमाल करता है। इसके लिए ये मुख्य रूप से दो हार्मोन बनाती है, T4 थायरॉक्सिन और T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन। और इनके बनने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। अच्छा, इसीलिए आयोडीन वाले नमक पर इतना जोर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आयोडीन नहीं होगा तो ये हार्मोन नहीं बन पाएंगे ठीक से। अच्छा, और अगर ये हार्मोन कम या ज्यादा बने तो क्या होता है? मान लीजिए कम बन रहा है। अगर ये कम बनते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, तो वजन बढ़ सकता है, थकान महसूस होती है, ठंड ज्यादा लगती है, कब्ज हो सकती है। और अगर ज्यादा बने तो? हाइपरथायरॉयडिज्म। हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म में उल्टा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है, तो वजन घटने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, घबराहट होती है, गर्मी ज्यादा लगती है, हाथ कांप सकते हैं। बाप रे, मतलब कम भी खराब, ज्यादा भी खराब। बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। अच्छा, मैंने सुना है थायराइड के पीछे भी कुछ छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, पैराथायराइड। क्या वो भी इसी का हिस्सा है? वो थायराइड के पीछे चिपकी होती हैं, लेकिन उनका काम अलग है। ये पैराथायराइड ग्रंथियां शरीर में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती हैं। ये 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं। ये एक हार्मोन बनाती हैं जिसे पैराथॉर्मोन PTH कहते हैं। इसका काम है खून में कैल्शियम का लेवल बढ़ाना। खून में कैल्शियम बढ़ाना?
वो कैसे? निकालकर खून में डालता है। ये किडनी को कहता है कि यूरिन में कम कैल्शियम निकालो, उसे बचा लो, और ये आंतों से खाने वाले कैल्शियम को सोखने में भी मदद करता है, जिसमें विटामिन डी का भी रोल होता है। ओह, कैल्शियम तो सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं, मसल्स और नसों के काम के लिए भी जरूरी है ना? हाँ बिल्कुल, नर्व इम्पल्स भेजने, मसल्स के सिकोड़ने, खून के जमने, इन सब कामों के लिए कैल्शियम चाहिए। तो इसका लेवल सही रखना बहुत जरूरी है। पैराथॉर्मोन यही काम करता है। ठीक है। तो थायराइड मेटाबॉलिज्म देख रहा है, पैराथायराइड कैल्शियम। अब एक और ग्रंथि की बात करते हैं जो शायद बचपन में ज्यादा एक्टिव होती है, थाइमस ग्रंथि। ये सीने में होती है। हाँ, थाइमस ग्रंथि ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, खास तौर पर बचपन में। ये स्टर्नम हड्डी के पीछे दिल के पास होती है। ये थाइमोसिन नाम के हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन क्या करते हैं? ये एक खास तरह की इम्यून सेल्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उनको मैच्योर होने मतलब परिपक्व होने में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स, ये इन्फेक्शन से लड़ने वाली सेल्स हैं। हाँ, ये हमारे शरीर की सेना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इन्फेक्शन से लड़ती हैं, कैंसर सेल्स को पहचानती हैं। तो थाइमस इनको ट्रेनिंग देने का काम करती है एक तरह से। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर प्यूबर्टी के बाद, ये थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और फैट से रिप्लेस हो जाती है। अच्छा, मतलब बड़े होने पर इसका रोल कम हो जाता है? हाँ, इसका मुख्य काम बचपन में इम्यून सिस्टम को स्थापित करना होता है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग-अलग ग्रंथियां जीवन के अलग-अलग स्टेज पर ज्यादा एक्टिव होती हैं। अब उस मिक्स ग्लैंड पर वापस आते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, पैंक्रियास, अग्न्याशय। इसका एंडोक्राइन वाला काम क्या था? फिर से पैंक्रियास का जो एंडोक्राइन हिस्सा है, उसे कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये छोटी छोटी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं जो पूरे पैंक्रियास में बिखरे होते हैं। इनका मेन काम है ब्लड शुगर, यानी खून में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना। इसके लिए ये मुख्य रूप से 2 हार्मोन बनाते हैं। एक होती हैं अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन बनाती हैं। ग्लूकागॉन, इसका क्या काम है? ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। जब ब्लड शुगर कम होने लगता है तो ये लिवर को सिग्नल देता है कि जो ग्लूकोज स्टोर किया हुआ है उसे रिलीज करो खून में। अच्छा, ये शुगर लेवल बढ़ाने वाला है। और दूसरा? वो तो बहुत फेमस है। हाँ, दूसरा है इंसुलिन। ये बीटा कोशिकाएं बनाती हैं। इंसुलिन का नाम तो शायद सबसे ज्यादा जाना पहचाना हार्मोन है, खासकर डायबिटीज की वजह से। बिल्कुल। तो इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन का काम ग्लूकागॉन से बिल्कुल उल्टा है। ये ब्लड शुगर को कम करता है। जब हम खाना खाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन निकलता है। ये शरीर की कोशिकाओं को, मसल्स को, फैट सेल्स को, लिवर को सिग्नल देता है कि खून से ग्लूकोज को उठाओ और या तो एनर्जी के लिए इस्तेमाल करो या फिर बाद के लिए स्टोर कर लो। तो ये दोनों मिलकर शुगर लेवल को बैलेंस में रखते हैं। एग्जैक्टली। ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे के विपरीत काम करके ब्लड शुगर को एक नॉर्मल रेंज में बनाए रखते हैं। और जब ये बैलेंस बिगड़ता है, खासकर अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता या बनता ही नहीं, तो हो जाती है डायबिटीज, जिसमें ब्लड शुगर खतरनाक रूप से बढ़ जाता है। समझ गया। तो पैंक्रियाज हमारे शरीर के एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं एड्रीनल ग्रंथियों की। ये किडनी के ऊपर टोपी की तरह बैठी होती हैं 2। इनको अक्सर स्ट्रेस ग्लैंड्स भी कहते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तनाव यानी स्ट्रेस की प्रतिक्रिया में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इनके भी 2 हिस्से होते हैं, बिल्कुल अलग अलग काम करने वाले। बाहरी हिस्सा कहलाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये कई तरह के स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। इनमें एक ग्रुप है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका मुख्य हार्मोन है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ये भी स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है ना? हाँ, इसे प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन माना जाता है। ये मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है, ब्लड शुगर बढ़ाता है, सूजन कम करता है और शरीर को लंबे समय तक चलने वाले स्ट्रेस से निपटने में मदद करता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो इसके नुकसान भी बहुत हैं। अच्छा, और कॉर्टेक्स और क्या बनाता है? कॉर्टेक्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी बनाता है। इसमें सबसे मुख्य है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन, इसका क्या काम है? एल्डोस्टेरॉन शरीर में नमक, खासकर सोडियम और पानी के संतुलन को कंट्रोल करता है। ये किडनी को बताता है कि कितना सोडियम बचाना है और कितना पोटेशियम निकालना है। इससे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में भी मदद मिलती है। ओके, तो कॉर्टेक्स स्ट्रेस और सॉल्ट वाटर बैलेंस देख रहा है। अब एड्रीनल ग्रंथि का जो अंदरूनी हिस्सा है, मेड्यूला, वो क्या करता है?
एड्रीनल मेड्यूला बिल्कुल अलग तरह के हार्मोन बनाता है। ये वो हार्मोन बनाता है जो लड़ो या भागो यानी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार हैं। फाइट और फ्लाइट मतलब इमरजेंसी वाले हॉर्मोन्स। हाँ, एड्रेनालाइन जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालाइन नॉर एपिनेफ्रिन। जब भी कोई अचानक खतरा आता है या तीव्र तनाव होता है, जैसे कोई एक्सीडेंट होते होते बचा या कोई डरावनी चीज देखी, तो ये हार्मोन फौरन और तेजी से खून में छोड़े जाते हैं। और फिर क्या होता है? शरीर पर क्या असर डालते हैं? ये तुरंत शरीर को एक्शन के लिए तैयार करते हैं। दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांसें तेज हो जाती हैं, खून का बहाव दिमाग और मांसपेशियों की तरफ ज्यादा हो जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं, पसीना आने लगता है और पाचन जैसी गैर जरूरी क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। बाप रे, पूरी बॉडी अलर्ट मोड पर। बिल्कुल, ये सब इसलिए होता है ताकि हम उस खतरे का सामना कर सके, या तो लड़कर या भागकर। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। कमाल है, ये ग्रंथियां हमें सिचुएशन के हिसाब से कितना अडेप्ट करवा देती हैं। अच्छा, अब अंत में बात करते हैं उन ग्रंथियों की जो सीधे सीधे रिप्रोडक्शन से जुड़ी हैं। पुरुषों में वृषण यानी टेस्टीज और महिलाओं में अंडाशय यानी ओवरीज। इन्हें गोनाड्स भी कहते हैं। हाँ, ये ग्रंथियां डुअल काम करती हैं। एक तो ये प्रजनन कोशिकाएं बनाती हैं, टेस्टीज बनाते हैं स्पर्म शुक्राणु और ओवरीज बनाती है एग्स अंडाणु। और दूसरा, ये सेक्स हार्मोन्स भी बनाती हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन है। टेस्टीज मुख्य रूप से बनाते हैं टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों वाले लक्षण देता है ना? हाँ, ये पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार है, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, मसल्स का विकास। साथ ही ये स्पर्म बनाने और यौन इच्छा लिबिडो के लिए भी जरूरी है। और महिलाओं में अंडाशय ओवरीज वो कौन से हार्मोन बनाती हैं? ओवरीज मुख्य रूप से दो तरह के फीमेल सेक्स हार्मोन बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनके क्या काम है? एस्ट्रोजन महिलाओं में द्वितीयक यौन लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार है, जैसे स्तनों का विकास, शरीर के फैट का डिस्ट्रीब्यूशन। साथ ही ये मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म चक्र को रेगुलेट करने में भी मदद करता है और गर्भाशय की लाइनिंग को बनाने में रोल निभाता है। और प्रोजेस्टेरॉन? प्रोजेस्टेरॉन मुख्य रूप से गर्भावस्था से जुड़ा है। ये गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये उसे बनाए रखने में मदद करता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के दूसरे हाफ में ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ ये भी बता दूं कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा यानी गर्भनाल वो खुद एक अस्थायी एंडोक्राइन अंग की तरह काम करने लगता है। प्लेसेंटा भी? हाँ, वो कई जरूरी हार्मोन बनाता है, जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यही वो हार्मोन है जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन भी बनाता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं। वाह, मतलब शरीर जरूरत के हिसाब से अस्थायी ग्रंथियां भी बना लेता है। तो हमने देखा कि ये पूरा अंतःस्रावी तंत्र, ये एंडोक्राइन सिस्टम कितनी बारीकी से, कितने चुपचाप हमारे जीवन के लगभग हर पहलू को कंट्रोल कर रहा है। हमारे बढ़ने से लेकर हम जो खाना खाते हैं उसे शरीर कैसे इस्तेमाल करेगा, हम स्ट्रेस से कैसे निपटते हैं, हमारा मूड कैसा है, और यहाँ तक कि हमारी प्रजनन क्षमता तक, सब कुछ। ये सारी ग्रंथियां और उनके हार्मोन्स मिलकर शरीर में एक अद्भुत सिम्फनी, एक तालमेल बनाए रखते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक अविश्वसनीय रूप से जटिल इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है और स्रोत भी इसी बात पर बहुत जोर देते हैं कि इस पूरे सिस्टम में संतुलन, बैलेंस कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ये हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ाता है, चाहे वो ज़रूरत से कम हो जाए या ज़रूरत से ज़्यादा, तो शरीर में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकते हैं। हाँ, जैसे हमने डायबिटीज की बात की, अगर इंसुलिन गड़बड़ हो जाए, या थायराइड की समस्याओं की बात की, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म। स्रोतों में शायद कुशिंग सिंड्रोम का भी जिक्र था, वो कॉर्टिसोल ज्यादा होने से होता है। हाँ बिल्कुल, कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता से होता है, जिसके अपने कई लक्षण और समस्याएं होती हैं। एरिसन रोग होता है जिसमें एड्रिनल हार्मोन कम बनते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं और ये सब यही दिखाते हैं कि हमारे ओवरऑल स्वास्थ्य के लिए ये नाजुक हार्मोनल संतुलन कितना कितना ज्यादा जरूरी है। जरा से भी गड़बड़ी पूरे सिस्टम पर, पूरे शरीर पर असर डाल सकती है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर अंदर से कितना कॉम्प्लेक्स और कितना बैलेंस्ड है। हाँ, और ये हमें एक और शायद आज के दौर के लिए बहुत जरूरी सवाल की तरफ ले जाता है। क्या? ये कि आज की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है,
जिसमें क्रॉनिक स्ट्रेस है, खान पान अक्सर गड़बड़ रहता है, नींद पूरी नहीं होती, तरह तरह के केमिकल और पर्यावरणीय टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है, ये सब चीज़ें हमारे इस बेहद संवेदनशील हार्मोनल संतुलन को कैसे प्रभावित कर रही होंगी? क्या अपने शरीर के खुद के रिदम, जैसे सोने जागने का चक्र, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, या महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे हार्मोनल चक्रों को बेहतर समझकर हम शायद अपने स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से मैनेज कर सकते हैं? इस पर विचार करना यकीनन दिलचस्प होगा। ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए।